तो 29 सितंबर का इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर एनालिसिस आज के एडिटोरियल देखते हैं क्या खास है यूपीएससी पर्सपेक्टिव से। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम एक्सप्लेन सेक्शन देखते हैं तो इसमें हमें डिजिटल हेल्थ आईडी के बारे में देखने को मिलता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे डिजिटल हेल्थ आईडी जो है वो क्या है, कैसे रजिस्टर करना है। मतलब ये अगर आप देखोगे तो ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से इसमें से कुछ पॉइंट्स निकलते हैं, प्लस जो जनरल अवेयरनेस पर्सपेक्टिव से है वो भी यहाँ पर निकलते हैं। मतलब एक ऑर्डिनरी सिटीजन जो है वो कैसे यहाँ पर इसमें रजिस्टर कर सकता है, उसको क्या फायदे होंगे, तो ये सारी चीजें भी हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। देन उसके बाद यहाँ पर एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में अगर हम बात करते हैं, स्पेसिफिकली यहाँ पर इंडिपेंडेंट लेजिस्लेचर के बारे में बात की गई है। तो हम यहाँ पर एंटी डिफेक्शन लॉ क्या है, किस तरीके से काम करता है, क्यों लाया गया था, देन उसके बाद इंडिपेंडेंट जो लेजिस्लेटर होता है उसको कैसे डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, कौन डिस्क्वालीफाई करता है, किसके हाथ में पावर है, तो ये सारी चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ये वाला एडिटोरियल अगर हम देखते हैं कश्मीर टू लद्दाख, ये जोजिला पास जो उसके बारे में बात कर रहा है, टनल जो है उसके बारे में। तो ये जो है डिटेल में आपको मुझे बताना है, ये वाला एडिटोरियल जो है वो आपको पढ़ना है, और फिर हमारी जो अभी नेक्स्ट बैच रहने वाली है 11 बजे की, उसमें आपको इसके बारे में पहले इंफॉर्मेशन देनी है। देन उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। रात को नहीं देना है, रात के वाले लेक्चर में, अभी के लेक्चर में ही देना है आपको, इसके बाद जो हमारा रहेगा। तो इसके फीचर्स है सिर्फ, क्योंकि ये काफी पुराना टॉपिक है इसलिए मैं यहाँ पर नहीं ले रहा हूँ, आपको ये बताना है एज अ होमवर्क, ठीक है, जो फीचर्स है इसके। देन उसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करते हैं एडिटोरियल पेज की, तो एडिटोरियल पेज में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर एनलार्जिंग द विंडो, ये एक्चुअल में अगर ये एडिटोरियल देखा जाए तो ये प्रेडिक्टिबिलिटी पर है, प्रिडिक्ट कर रहा है कि क्या हो सकता है, अभी का जो फ्यूचर है वो क्या हो सकता है, क्या इंडिया ने करना चाहिए, क्या इंडिया का स्टांस रहना चाहिए। लेकिन अगर हम हमारी डिप्लोमेसी को स्ट्रॉन्ग करने के बारे में बोले, हमारा जो विजन है उसको अगर ब्रॉड करने के बारे में बोले, तो ये एडिटोरियल काफी काम आता है, तो इसको हम डिस्कस करेंगे। देन यहाँ पर अगर हम बात करते हैं एटलांटिक नीनो इफेक्ट, देखिए क्या हो रहा है कि जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसका काम क्या होता है, उसका काम है कि भाई वातावरण जो है, वेदर जो है वो कैसा रहेगा वो बताना। बरसात आएगी, बरसात नहीं आएगी, बरसात ज्यादा आएगी, बरसात कम रहेगी, ये देखना। अब अगर हम इंडियन मॉनसून देखते हैं तो काफी कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है, जो हम ज्योग्राफी जब पढ़ेंगे उसमें मैं आपको बताऊंगा कितना कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है। क्यों कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है, क्यों यूएसए में अगर आप बोलोगे देखोगे तो वहां के अगर बोलते हैं कि बरसात आएगी तो फिर सब छाते खोल के निकलते हैं कि वो बरसात आएगी तो आएगी ही। इंडिया में अगर देखा जाए तो इतना प्रेडिक्टिबिलिटी जो है इतनी स्ट्रांग नहीं है। ऐसा बोला जाता है कि अभी बहुत एडवांस हुई है, 70% तक प्रेडिक्टिबिलिटी जो आ जाती है, कि 70% तक जो उन्होंने बोला है वो सही हो जाता है। लेकिन स्टिल अभी भी अगर हम देखें तो 100% जो है वो नहीं रहता है। अभी हाल ही का अगर देखा जाए तो ये बोला गया था कि 2 दिन तक बहुत ज्यादा मानसून रहेगा, लेकिन 2 दिन तक मानसून नहीं था, उसके बाद भयानक मानसून जो है वो शुरू हो गया। तो मतलब क्या है, यहाँ पर जो प्रेडिक्टिबिलिटी इतनी स्ट्रांग देखने को नहीं मिलती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे पास टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं है, हमारे पास टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, सब है, लेकिन हमारा जो मानसून है ये इतना कॉम्प्लेक्स है कि उसको बताना, क्योंकि इतने सारे फैक्टर्स उसमें आते हैं। अब यहाँ पर कुछ जो रिसर्चर्स है उन्होंने बोला कि जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है ये एटलांटिक नीनो इफेक्ट को कंसिडरेशन में नहीं लेता है। अब ये क्या है, देखिए हमें अल नीनो जो है वो पता है ना, अल नीनो जो हमें मोस्टली पैसिफिक जो रीजन है वहां पर देखने को मिलता है। अब जो अटलांटिक रीजन में होता है उसे नीनो इफेक्ट कहते हैं। अब अटलांटिक नीनो इफेक्ट जो है ये भी इंडिया के मॉनसून में रोल प्ले करता है, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। मतलब जो अल नीनो है उसी का छोटा भाई अटलांटिक नीनो बोला जा रहा है। अब ऐसा नहीं कि बहुत ही जबरदस्त तरीके का रोल प्ले करता है कि भाई यहाँ पर अगर अल नीनो आ रहा है, जितना यहाँ पर अल नीनो आने के बाद हमारे यहाँ पर जो बरसात कम होती है उतना ही अटलांटिक नीनो की वजह से इफेक्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। वो उसका छोटा भाई है, उसका असर जो है वो भी कम होता है। खासकर अटलांटिक नीनो जो है वो हमें उस टाइम पे देखने को मिलता है जब जो अल नीनो है वो यहाँ पर रोल प्ले नहीं करता है। अब यहाँ पर आपके लिए जानना, अगर हम एडिटोरियल पर्सपेक्टिव से देखें तो इतना यहाँ पर सफिशिएंट है, और अगर हमें डिटेल में इसके जाना है तो हम ज्योग्राफी के जो लेक्चर्स रहेंगे उसमें हम और ज्यादा डिटेल में जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगर हम एडिटोरियल यहाँ पर पेज देखते हैं तो यहाँ पर बोला जा रहा है लर्निंग द फार्मर, जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर ये अगर हम देखते हैं तो ये भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं है। अब यहाँ पर मेक हाइड्रोजन इन इंडिया, ये वाला जो है, ये वाला एडिटोरियल काफी इंपॉर्टेंट है, काफी काम का है, तो इससे हम अच्छी तरीके से कवर करने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं एक एडिटोरियल। जरूर विजिट कीजिए MM Academy ऐप, डाउनलोड कीजिए आपके मोबाइल में, क्योंकि यहाँ पर आपको सिर्फ आर्ट एंड कल्चर का कोर्स ही नहीं बल्कि बाकी भी कोर्सेज देखने को मिलते हैं, जैसे कि इंडियन पॉलिटी हो गया, इंडिया ईयरबुक हो गया, एंशियंट हिस्ट्री हो गया, मेडिवल हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमी हो गया, एनवायरमेंट हो गया। मतलब
इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, सभी कोर्सेस आपको देखने को मिलते हैं। काफी डिटेल्ड कोर्सेस है, काफी कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेस है, प्रीलिम्स मेंस ओरिएंटेड कोर्सेस है जो आपको एग्जाम में काफी फायदा दिला सकते हैं। तो इसीलिए देख क्या रहे हो, डाउनलोड करो एमएम अकेडमी ऐप। आपको डाउनलोड करना है, साइन अप करना है, डेमो लेक्चर्स भी आप देख सकते हो, सभी कोर्सेज। अगर आप इंडियन पॉलिटी में जाओगे, उस पर क्लिक करोगे तो स्टार्टिंग के 2 वीडियोस एज ए डेमो लेक्चर आप देख सकते हो। और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि एक बार अगर आपने देख लिया ना तो आप रह नहीं पाओगे। इतना जबरदस्त कोर्स जो है वो मैंने बनाया हुआ है। तो इसीलिए बाद में आप प्रोफाइल में जाइए, जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हो तो ये ऑप्शन देखने को मिलेगा। प्रोफाइल में जाओगे तो वहां से आपको अलग अलग वेरियस प्लान्स देखने को मिलेगा। और मैं आपको बता रहा हूँ, गारंटी दे रहा हूँ कि इतना हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट इतना लोएस्ट प्राइस में आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा, कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। इसीलिए डाउनलोड करो एमएम अकेडमी ऐप और फटाफट यहाँ पर जो कोर्सेस है वो लो, क्योंकि ऑल इन वन सब्सक्रिप्शन है। एक बार अगर आप लोगे तो फिर आप सभी कोर्सेज जो है वो देख सकते हो, सभी कोर्सेज जो है वो एंजॉय कर सकते हो। तो इसलिए डाउनलोड कीजिए एमएम अकेडमी ऐप। सबसे पहले तो यहाँ पर एंटी डिफेक्शन लॉ इंडिपेंडेंट लेजिस्लेचर के लिए ये बात की जा रही है। तो अगर हम जीएस पेपर 2 देखते हैं तो पॉलिटी पर्सपेक्टिव से ये वाला एडिटोरियल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एंटी डिफेक्शन लॉ की बात हो रही है। अब सवाल ये आता है एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो क्या है। तो कॉन्टेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो हमें ये देखने को मिलता है कि 10 शेड्यूल जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल कितने 12 शेड्यूल्स है ना। उसमें से अगर 10 शेड्यूल हम देखते हैं तो वो यहाँ पर स्पेसिफाई करता है कि अगर कोई भी लेजिस्लेटर अपनी पार्टी को चेंज करता है, अपनी पॉलिटिकल पार्टी को चेंज करता है, लेजिस्लेटर मतलब क्या है, जो इलेक्ट होकर आ गया है वो। अभी अगर आप समझ लो, अभी आप इलेक्शन में खड़े हो, आप बोल रहे हो मेरे को टिकट चाहिए बीजेपी की, और फिर उसके बाद ऐसा होता है कि 2 दिन के बाद आप बोलते हो नहीं यार मैं कांग्रेस के पार्टी पर लड़ूंगा। तो यहाँ पर आप इलेक्ट होकर नहीं आए हो, जो इलेक्ट होकर आ गया है वो लेजिस्लेटर है। वो अगर पॉलिटिकल पार्टी को चेंज करता है तो फिर वहां पर वो इस लॉ के अंडर में डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। अब ऐसा क्यों होता है? देखिए पहले के टाइम पर क्या हो रहा था कि बहुत ज्यादा हॉर्स ट्रेडिंग होती थी। हॉर्स ट्रेडिंग मतलब क्या है, घोड़ों में ट्रेडिंग। घोड़ों में नहीं, लेकिन पहले ऐसा तो था कि समझ लो अगर एक पॉलिटिकल पार्टी है, कांग्रेस है और यहाँ पर बीजेपी है। कांग्रेस के अगर मतलब टोटल जो जीतने के लिए, जैसे आप लोगों ने बताया था कि एक सरकार बनाने के लिए कौन सी मेजोरिटी चाहिए होती है, एब्सोल्यूट मेजोरिटी चाहिए होती है। एब्सोल्यूट मेजोरिटी मतलब क्या है, टोटल जितनी भी स्ट्रेंथ है लेजिस्लेशन की उसका 50% प्लस 1। तो समझ लो कि अगर 200 की स्ट्रेंथ है तो मतलब 101 लोग जो है वो यहाँ पर चाहिए रहेंगे सरकार बनाने के लिए। कांग्रेस जो है उसके पास समझ लो कि 99 मेंबर्स है, और जो बीजेपी है उसके पास समझ लो कि 100 मेंबर्स है। अब यहाँ पर क्या है, इसको चाहिए 2, इसको चाहिए 1, है ना। तो अब ऐसे सिनारियों में क्या होगा कि ये जो है कांग्रेस से खरीदने की कोशिश करेंगे, एक जो है हमारे तरफ आ जाओ, एक हमारे तरफ आ जाओ। बम बड़ी बड़ी बोली लगेगी कि भाई मैं तुमको 2 करोड़ देता हूँ, मैं तुमको 4 करोड़ देता हूँ, मैं तुमको 50 करोड़ देता हूँ, आ जाओ हमारे पास आ जाओ। तो इससे क्या होता था, ऐसे यहाँ पर हॉर्स ट्रेडिंग होती थी। जो एमएलए है, जो एमपीज है, उनको यहाँ पर खरीदा जाता था। तो इससे क्या होता था कि ये इसके पार्टी में चला गया, हाँ इनकी सरकार बन गई, उसको अच्छा खासा पैसा भी मिल गया, उसको अच्छा खासा पद भी मिल गया। इससे क्या होता है, इससे डाइल्यूशन होता है आइडियोलॉजी का। क्यों? क्योंकि जो भी पॉलिटिकल पार्टीज होती है मोस्टली एक आइडियोलॉजी पर बेस्ड होती है कि हमारे आइडियोलॉजी ये है। अब जो लोग उसमें शामिल है वो उस आइडियोलॉजी को डिफाइन करते हैं, है ना, वो उस आइडियोलॉजी को बिलोंग करते हैं, इसीलिए उस पॉलिटिकल पार्टी में। लेकिन अगर ऐसे पार्टी जो है दल बदल करते रहेंगे तो मतलब क्या, उनकी कोई पर्टिकुलर कोई आइडियोलॉजी है नहीं, उनका बस है पैसा जो है वो कमाना है ना, 2 टाइम का लंच, लाइफ है टंच, इस तरीके से। तो इसीलिए क्या था कि यहाँ पर डिफेक्शन लॉ जो है वो लाया गया कि भाई अगर डिफेक्शन लॉ है तो तुम इस तरीके से पार्टी जो है वो चेंज नहीं कर सकते, हॉर्स ट्रेडिंग जो है वो नहीं हो सकती है ना। तो ये चीज हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो इलेक्शन के बाद अगर यहाँ पर जो इंडिपेंडेंट एमएलए है, इंडिपेंडेंट एमएलए वो भी अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करता है, क्योंकि इंडिपेंडेंट एमएलए कौन होता है, जो किसी भी पार्टी से नहीं लड़ा है, वो इंडिपेंडेंटली खड़ा हुआ, इंडिपेंडेंटली लड़ा है, और वो अगर चुनकर आता है और अगर उसने भी कोई पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लिया तो उसको भी डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो अब यहाँ पर थोड़ा अगर हम बैकग्राउंड पर नजर डालते हैं तो हमें ये देखने को मिलता है कि जिग्नेश जो मेवानी है, एक इंडिपेंडेंट एमएलए है गुजरात से, उन्होंने कहा कि मैंने कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया इन स्पिरिट। ठीक है, इन स्पिरिट ज्वाइन किया है। स्पिरिट मतलब वो नहीं जब इंजेक्शन विजेक्शन देते हैं तो लगाते हैं, वो वाला स्पिरिट नहीं है। ये मतलब कि वह मैंने अंदर से, मेरे आत्मा से मैंने कांग्रेस जो है उसको ज्वाइन कर लिया है।
फॉर्मली मैं पेपर पे कांग्रेस को नहीं ज्वाइन कर सकता हूँ। क्यों नहीं ज्वाइन कर सकता हूँ? क्योंकि वो एक ऐसे इंडिपेंडेंट एमएलए करके चुनकर आए हैं। तो अगर वो कांग्रेस को ज्वाइन कर लेते हैं तो वो क्या हो जाएंगे? डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो ये चीज हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। अभी अगर हम डिस्क्वालिफिकेशन का देखते हैं 10th शेड्यूल के अंतर्गत डिफेक्शन में, तो 3 सिनारियो है। पहला सिनारियो ये है कि अगर कोई मेंबर है, ठीक है, अगर कोई एक एमएलए है, एमपी है, वो अगर किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के टिकट पर चुनकर आता है और अगर वो वॉलंटरीली अपनी मेंबरशिप छोड़ देता है कि नहीं यार मेरे को ये पॉलिटिकल पार्टी में नहीं रहना है, मेरे को ये पॉलिटिकल पार्टी छोड़नी है, वॉलंटरीली छोड़ देता है, तो फिर उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा एज पर डिफेक्शन लॉ। दूसरा, अब क्या होता है, कोई भी एक बिल लाया गया है, कोई भी इवेंट ऐसा हो रहा है जहां पर वोटिंग की जरूरत है। अब वहां पर जो कांग्रेस है उन्होंने एक व्हिप बनाया, व्हिप इशू किया। उन्होंने बोला जितने भी हमारे मेंबर्स है उन सभी ने क्या करना है, उन सभी ने जो नो है वो यहाँ पर करना है, मतलब वोटिंग जो है वो अगेंस्ट में करना है बीजेपी के। मतलब क्या है, एक व्हिप इशू किया गया है जिसमें बोला गया, कुछ गाइडलाइंस दिए गए कि भाई ये पर्टिकुलर नो इसमें हमको वोट करना है। लेकिन अगर कोई मेंबर जो है कांग्रेस का, वो अगर पार्टी के व्हिप के अगेंस्ट में जाता है और वो अगर बोलता है कि नहीं मैं बीजेपी को वोट करूंगा, तो यहां पर भी क्या होगा कि वो मतलब ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं, वो पॉलिटिकल पार्टी के साथ है, इसीलिए उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। सेकंड, इसमें अगर हम देखते हैं जो यहाँ पर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, जो भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट आया है वो अगर पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करता है इलेक्शन के बाद, तो फिर उसको भी डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तीसरे टाइप आते हैं नॉमिनेटेड जो मेंबर्स होते हैं। नॉमिनेटेड मेंबर जो है उनको 6 महीने का वक्त दिया जाता है कि भाई 6 महीने का टाइम है तुम्हारे पास, नॉमिनेट तुम हुए हो, अभी 6 महीने का टाइम है, अगर तुमको ज्वाइन करना है पॉलिटिकल पार्टी तो कर लो, उसके बाद तुम किसी को ज्वाइन नहीं कर पाओगे। अगर तुम ज्वाइन करते हो तो डिस्क्वालीफाई हो जाओगे एज पर 10th शेड्यूल डिफेक्शन लॉ। ठीक है, तो ये 3 सिनारियो जो है ये आप अच्छे तरीके से पता रखिए। अब यहाँ पर इंडिपेंडेंट की अगर हम बात करते हैं तो इंडिपेंडेंट क्या, जब ये कानून लाया गया था, जब ये शेड्यूल हमारे इसमें लाया गया था, तो क्या इंडिपेंडेंट्स को भी कवर किया गया था कि इंडिपेंडेंट जो है वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन नहीं करना चाहिए? ऐसा नहीं था। क्या हुआ, सबसे पहले तो अगर थोड़ा हम ब्रीफ में देखते हैं इतिहास को, तो 1969 में कमिटी चेयर की गई थी होम मिनिस्टर वाई चौहान के द्वारा। ठीक है, उन्होंने यहाँ पर डिफेक्शन का जो इशू है उसको एग्जामिन किया। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि 1967 जनरल इलेक्शन के बाद डिफेक्शन जो है वो पॉलिटिकल सीन पूरा चेंज हो गया है। मतलब यहाँ पर 376 इंडिपेंडेंट लेजिस्लेटर में से 176 जो है उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन किया है। मतलब समझ लो आप जी, ये कितने सारे लोग हो गए जिन्होंने पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लिया। लेकिन ये जो कमेटी थी इसने कोई भी नतीजे पर नहीं पहुंची कि इंडिपेंडेंट लेजिस्लेटर के लिए करना चाहिए, वो करना चाहिए, नतीजे पर नहीं पहुंची। फिर उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर जो इनिशियल अटेम्प्ट था एंटी डिफेक्शन लॉ बनाने का 69-73, इसमें इंडिपेंडेंट लेजिस्लेटर के बारे में कवर नहीं किया गया था। फिर नेक्स्ट अटेम्प्ट आया 1978 में, जहां पर इंडिपेंडेंट और नॉमिनेटेड लेजिस्लेटर जो है वो पॉलिटिकल पार्टी को एक बार ज्वाइन कर सकते हैं, ऐसा बोला गया कि भाई एक बार तुम ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन फिर कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लाया गया 1985 में, और उसके तहत बोला गया इंडिपेंडेंट लेजिस्लेचर जो है वो पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन नहीं करेंगे, एंड जो नॉमिनेटेड मेंबर्स है 6 महीने का उनके पास टाइम है, 6 महीने के बाद अगर वो ज्वाइन करते हैं तो डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। तो ये हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। अब डिस्क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत जो पावर होती है डिस्क्वालीफाई करने की एमपी या एमएलए को, वो होती है प्रिसाइडिंग ऑफिसर की। अगर हम लोकसभा देखते हैं तो स्पीकर है ना, जो लेजिस्लेटिव असेंबली देखते हैं, स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली देखते हैं, जो एमएलए को डिस्क्वालीफाई करते हैं तो स्पीकर वहां पर हमें देखने को मिलते हैं। जो भी प्रिसाइड कर रहा है, मतलब आइदर ऑफ द हाउसेस में जो भी प्रिसाइड कर रहा है, उसका जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर रहेगा वो यहाँ पर क्या करेगा, डिस्क्वालीफाई कर देगा। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से आता है कि क्या कोई टाइम फ्रेम दिया हुआ है कि यहाँ पर डिसीजन जो है वो वही टाइम फ्रेम में लेना पड़ेगा कि अभी अगर इसने पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लिया, ठीक है, अब समझ लो यहाँ पर जो प्रद्युमन है, प्रद्युमन जो है वो कांग्रेस की तरफ से चुनकर आते हैं, एमपी बन जाते हैं। अब वो अगर बीजेपी को ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है, तो क्या टाइम फ्रेम है कि अभी इनको डिस्क्वालीफाई कर दो, अभी डिस्क्वालीफाई, बाद में डिस्क्वालीफाई कर दो? सोचो अभी बीजेपी जो है उनकी यहाँ पर सत्ता है, तो अब यहाँ पर अगर प्रद्युमन को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए तो फिर क्या होगा, यहाँ पर अपने आप जो एक एमएलए है वो कम हो जाएगा, एक एमपी जो है वो कम हो जाएगा, है ना। तो अब ऐसे सिनारियो में क्या है, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है वो भी रूलिंग पार्टी का है, तो वो यहाँ पर क्या डिले कर सकता है कि छोड़ो यार मैं डिले कर रही हूँ, डिले कर रहा हूँ, डिले कर रहा हूँ। तो बिल्कुल यहाँ पर लॉ जो है बिल्कुल टाइम फ्रेम जो है स्पेसिफाई नहीं करता है।
यहाँ पर बोलते हैं कि जब तक आपको लगता है कि तब तक, तो स्पीकर जो होते हैं वो यहाँ पर क्विकली भी एक्ट कर लेते हैं। जब रूलिंग पार्टी जो उनके अगेंस्ट में सिनारियो जा रहा है तो फटाक से एक्ट कर लेंगे, और अगर उनके फेवर में जा रहा है तो डिसीजन जो है उसको डिले किया जाता है सालों तक भी। तो ऐसा भी हमें देखने हो, तो कोई टाइम फ्रेम जो है वो यहाँ पर नहीं दी गई है, तो ये भी एक चीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब यहाँ पर आपको समझ में आ गया है पूरा का पूरा। अभी मुझे बताइए, आपको ये जो सीन है इसमें कोई डाउट है क्या? सर, जो जो मेंबर अभी भी दूसरी पार्टी को ज्वाइन करते हैं तो वो कैसे करते हैं सर फिर? नहीं, अभी कहाँ, वो ज्वाइन कब करते हैं? सर, अभी पीछे एक 2 महीने 1-2 साल हुए होंगे शायद, पर मैंने अभी अभी रिसेंटली सुना है कि इन्होंने कांग्रेस को छोड़ के बीजेपी को ज्वाइन कर लिया। महाराष्ट्र में ही है सर, कहीं तो। हाँ देखिए, क्या होता है उसमें दो चीजें होती है। जब भी कोई ऐसा सिनारियो हो कि कोई जो इंसान है, अब ऐसा भी हो सकता है ना कभी कभार कि नहीं हमें को जेन्युइनली भी ज्वाइन करना है किसी और पॉलिटिकल पार्टी को, या कोई भी रीजन हो सकता है। तो समझ लो कि अगर मैं कांग्रेस की तरफ से चुनकर आया था, उसके बाद अगर मैं बीजेपी को ज्वाइन कर लेता हूं, तो मैं हो जाऊंगा डिस्क्वालीफाई। ठीक है, तो मैं जिस कॉन्स्टिट्युएंसी से लड़ा था वो कॉन्स्टिट्युएंसी की जगह हो जाएगी वैकेंट। बराबर है, जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से मैं लड़ा था वहां पर अब कोई नहीं रहेगा, क्योंकि मैं तो डिस्क्वालीफाई हो गया हूं। तो वहां पर फिर से बाईपोल इलेक्शन होंगे, कि मतलब जो नॉर्मल इलेक्शन होते हैं उसके अलावा यहाँ पर बाईपोल इलेक्शन होंगे। अब वहां पर मैं बीजेपी की तरफ से खड़ा रहूंगा, क्योंकि उस पर पाबंदी नहीं है ना, उस पर नहीं है कि मैं अगले इलेक्शन में नहीं खड़ा हो सकता हूँ। डिस्क्वालीफाई मैं अभी हुआ हूं, जो मैं चुनकर आया हूं उसके लिए डिस्क्वालीफाई हूं, लेकिन जो आगे इलेक्शन होंगे उसके लिए मैं डिस्क्वालीफाइड नहीं हूं। तो क्या होगा कि मैं फिर से बीजेपी की तरफ से खड़ा रहूंगा, कोई और वहां पर खड़ा रहेगा, एंड देन फिर मैं चुनकर आऊंगा और फिर मैं बीजेपी की तरफ से रहूंगा। सर, अगर ऐसा हो, मतलब 5 साल का जो टेन्योर होता है, उसके जो अगले इलेक्शन आते, इस इलेक्शन में कांग्रेस की तरफ से तो अगले इलेक्शन में बीजेपी की तरफ से रह सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, आपका टेन्योर अगर खत्म हो गया है, मतलब आप एमपी नहीं हो, आपका 5 साल कंप्लीट हो गया, आप एमपी नहीं हो, आप फिर से इलेक्शन में खड़े हो रहे हो, तो आप जिस पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से जाना हो वो पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से रह सकते हो। ओके सर, बस इतना ही था। क्योंकि कर्नाटका में ऐसा ही हुआ था, कर्नाटका में काफी सारे जो एमएलएज है उन्होंने ज्वाइन कर लिया था बीजेपी को, जिससे कि वहां पर तो सत्ता गिर गई थी, वहां पर तो मतलब जो पार्टी थी वही गिर गई थी, रूलिंग पार्टी। तो उस वजह से फिर उन्होंने, वो कोर्ट में गया था, कोर्ट ने बोला था कि आप ये इलेक्शन में खड़े नहीं रह सकते हो, जो जिन्होंने भी ज्वाइन किया था डिस्क्वालीफाई हुए थे। तब वो कोर्ट में गया था मसला, फिर वहां पर ये हुआ कि आप इलेक्शन में खड़े रहने से डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते हो, आप सिर्फ उनको पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करने के लिए डिस्क्वालीफाई करो, बाकी वो जो भी इलेक्शंस आएंगे उसमें वो खड़े रह सकते हैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं डिजिटल हेल्थ एंड यू, डिजिटल हेल्थ आईडी जो है उसके बारे में यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। तो ये बात क्या कर रहा है ये वाला एडिटोरियल, तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं, नया यहाँ पर आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन जो है वो यहाँ पर लॉन्च किया गया। आयुष्मान भारत आपको पता है ना, कि यहाँ पर क्या है, सभी को एक इंश्योरेंस टाइप जो है वो यहाँ पर दे रहे हैं फैमिली वालों को। इसमें डिजिटल हेल्थ मिशन जो है वो यहाँ पर लाया गया है। इसमें क्या है, इसमें यूनिक हेल्थ आईडी जो है हर एक सिटीजन को दिया जाएगा, एक हेल्थ आईडी रहेगा। ठीक है, अब इसमें अगर हम थोड़ा बैकग्राउंड देखते हैं तो हमें ये देखने को मिलता है कि जो प्रधानमंत्री है उन्होंने लॉन्च किया आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ABDM डिजिटल इनिशिएटिव में, यहाँ पर यूनिक हेल्थ आईडी जो है हर सिटीजन को दिया जाएगा। डिजिटल हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स और फैसिलिटीज रजिस्ट्री जो है उसका यहाँ पर क्रिएशन किया जाएगा। अब देखिए, प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से कुछ यहाँ पर खास पॉइंट निकलते हैं, वो क्या निकलते हैं। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है कि यूनिक हेल्थ आईडी क्या है और कैसे इसको ले सकते हैं। तो इसमें अगर आप देखोगे तो अगर किसी भी व्यक्ति को इसमें एनरोल होना है तो वो उसको हेल्थ आईडी जो है वो क्रिएट करना पड़ेगा, मतलब एक रैंडमली 14 डिजिट नंबर। देखिए यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, 13 डिजिट नंबर, 12 डिजिट नंबर। अब इसमें क्या होता है, कभी कभार अगर हम स्टेट PSC एग्जाम देखते हैं तो उसमें मैच द पेयर में आ जाएगा, पैन कार्ड में कितने डिजिट नंबर रहते हैं, आपके आधार कार्ड में कितने डिजिट नंबर रहते हैं, फिर उसके बाद जो आयुष्मान भारत डिजिटल है उसमें कितने डिजिट नंबर रहेंगे। तो आपको ऐसा आ सकता है, यूपीएससी में पूछे जाने की संभावना कम है, लेकिन MPSC, MBPSC, UPPSC, पंजाब की PSC सब मतलब इसमें हो सकता है। आईडी जो है ब्रॉडली यूज होता है 3 पर्पस के लिए। 3 पर्पस के लिए किया जा सकता है। पहला यूनिक आइडेंटिफिकेशन, कि आपका यूनिक आइडेंटिफिकेशन है, वो आपको जो भी समस्याएं हैं, जो भी प्रॉब्लम्स है वो सब वहां पर स्टोर रहेगी। देन ऑथेंटिकेशन, देन उसके बाद यहाँ पर बेनिफिशियरी के हेल्थ रिकॉर्ड जो है उसको यहाँ पर
ट्रेडिंग करना क्या है, समझ लो इसका फायदा, बेसिक फायदा क्या है अगर रफली बताया जाए कि अभी अगर मेरे को थ्रोट इन्फेक्शन है, ठीक है, थ्रोट इन्फेक्शन हुआ है, बहुत गहरा थ्रोट इन्फेक्शन हुआ है, और मैं अगर चला जाता हूँ एक किसी एबीसी हॉस्पिटल में, ठीक है, वहां पर मैं ट्रीटमेंट करा रहा हूँ, वहां पर मेरी ट्रीटमेंट चल रही है, काफी ट्रीटमेंट हो गई, देन उसके बाद समझ लो कि मैं घर पे आ गया और फिर मेरी तबीयत जो है वो खराब हो गई, मैं किसी और हॉस्पिटल में गया, XYZ हॉस्पिटल में गया। अब वो XYZ हॉस्पिटल को मुझे मेरे पूरे हिस्ट्री जो है वो दिखाना पड़ेगा, जितने भी रिपोर्ट्स है वो दिखाने पड़ेंगे, सारी चीजें यहाँ पर बतानी पड़ेगी। ये कुछ बताने की जरूरत नहीं है, सीधा वो वहां पर जाऊंगा मैं, और वहां पर उनके पास ऑलरेडी सेंट्रलाइज फॉर्मेट में उनको सारी चीजें मेरी पता रहेगी कि अच्छा ये चीजें हैं, वो चीजें हैं, सारी चीजें उनको अपने आप पता रहेगी, उसमें मुझे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे क्या बेनिफिट है कि मुझे हार्ड कॉपी जो है वो लेके नहीं घूमना पड़ेगा, है ना। मेरा जो पूरा रिकॉर्ड है, अगर मैं किसी भी हॉस्पिटल में जाता हूँ, मेरा पूरा ट्रैक रिकॉर्ड बताने के बजाय उनको ऑलरेडी सब कुछ पता रहेगा, तो ये हमें देखने को मिलता है। अब दूसरी चीज इसमें आप भी बोल सकते हो, इसमें तो फिर प्राइवेसी का ब्रीच हो है कि मेरी जो चीजें हैं वो सभी हॉस्पिटल्स में अगर पता रहेगी तो फिर तो ये मेरे प्राइवेसी का ब्रीच हो रहा है। लेकिन इसमें यह कंसेंट जो है आपको देना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि आपके बिना बोले वो सब तरफ सर्कुलेट कर देंगे, उसके लिए आपको कंसेंट भी देना पड़ेगा कि हाँ मैं कंसेंट दे रहा हूँ या दे रही हूँ, जिससे कि सर्कुलेट हो जाए। तो इसमें क्या है, हेल्थ आईडी जो है सेल्फ रजिस्ट्रेशन पोर्टल से मिलेगा, यहाँ पर आपको डाउनलोड भी कर सकते हो आप मोबाइल एप्लीकेशन। एंड यहाँ पर जो हेल्थ आईडी है, पार्टिसिपेंट हेल्थ फैसिलिटी, इसमें गवर्नमेंट, प्राइवेट हॉस्पिटल, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, वेलनेस सेंटर, गवर्नमेंट अक्रॉस इंडिया। तो इसमें आपको क्वेश्चन कैसा आ सकता है प्रीलिम्स में कि ये जो हेल्थ आईडी यहाँ पर दी गई है, इसमें सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स ही कवर्ड होते हैं, इसमें सिर्फ कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स ही कवर्ड होते हैं, इसमें सिर्फ वेलनेस सेंटर जो है गवर्नमेंट अक्रॉस इंडिया यही कवर्ड होते हैं। तो आपको ये पता रहना चाहिए क्या क्या कवर हो रहा है। ऐसे क्वेश्चंस आपको प्रीलिम्स में आते हैं। क्या होता है जब हम न्यूज़पेपर से पढ़ते हैं तो ये हम छोड़ देते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट कौन कौन से है, फिर हमको कंफ्यूजन होता है यार कहाँ का है कहाँ का नहीं, उस पर क्योंकि हम फूड उस पर ध्यान ही नहीं देते हैं। तो ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। बेनिफिशियरी जो है उसको यहाँ पर पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड जो है वो भी सेट करना पड़ेगा, कंसेंट मैनेजमेंट, वही जो मैंने आपको बोला कि कंसेंट जो है यहाँ पर देना पड़ेगा, सेल्फ डिक्लेरेशन रहेगा, है ना। और उसी के साथ साथ यहाँ पर रजिस्टर्ड जो हेल्थ आईडी के लिए, ये हेल्थ आईडी क्रिएशन मोबाइल या आधार से होता है, तो क्या आधार यहाँ पर मैंडेटरी है आपको आधार देना, आधार ऑलरेडी प्राइवेसी के लिए चल रहा है उसका, तो आधार मैंडेटरी नहीं है, आप आपके मोबाइल नंबर से भी रजिस्टर कर सकते हो, ठीक है। तो ये बाकी जो चीजें हैं बाकी आप वेबसाइट से देख सकते हो कैसे एनरोल करना है, अगर एनरोल करना है तो। बाकी नेक्स्ट इस पर आते हैं यहाँ पर एनलार्जिंग विंडो। अब यहाँ पर जो है काफी अजम्पशन पर बात हो रही है, कॉन्टेक्स्ट अगर हम देखते हैं, डेवलपमेंट जो है ऑफ सिक्योरिटी फ्रंट, यहाँ पर अनसर्टेनिटी एंड डेंजर क्या हो रहा है यहाँ पर कि जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी हो रहे हैं, एंड जो इंडिया है उसके लिए हमें अपॉर्चुनिटी जो है वो भी देखने को मिल रही है। अब देखिए अगर हम देखते हैं चाइना जो उसका क्रैकडाउन देखने को मिला है प्राइवेट सेक्टर में, मतलब चाइना के बहुत सारे जो बिजनेसमैन है जो प्राइवेटली बिजनेस कर रहे हैं, उन पर चाइनीज गवर्नमेंट जो है उन्होंने जबरदस्ती का एक हथौड़ा जो है वो मार दिया, है ना। जैकमा जो तो गायब ही हो गया था, उसको गायब ही कर दिया था। और बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं, जो भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट में बोलेगा उसको गायब कर दिया जाएगा। उसी के साथ साथ अभी अगर देखा जाए तो एक हमें जो एवरग्रेड है उसका भी देखने को मिल रहा है ना, कि मतलब जो रियल एस्टेट है वो भी यहाँ पर प्रॉब्लम आ गया है। अब यहाँ पर इंडिया का इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट अगर देखते हैं तो ये सब जो सिनारियो यहाँ पर चाइना में हो रहा है उससे इंडिया को यहाँ पर फायदा जो है वो मिल सकता है। कैसे फायदा मिल सकता है, यही आर्टिकल बात कर रहा है। देखिए चेंजेस जो है बहुत हो रहे हैं, चेंजेस ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही हो रहा है। अगर हम पहला चेंज देखते हैं तो वो है यूएस और नाटो फोर्सेज जो अफगानिस्तान से विड्रॉ कर दिए गए हैं, है ना। अफगानिस्तान से विड्रॉ कर दिए गए हैं, तालिबान जो है उनका यहाँ पर कंट्रोल जो है वो पूरी तरीके से आ गया है, पूरी तरीके से तालिबान ने कंट्रोल कर लिया है। आप बोलोगे ये तो बहुत बुरी चीज है इंडिया के लिए, इंडिया के लिए कैसे अपॉर्चुनिटी हो सकती है। यही चीज यहीं पर विजन जो है, जो हमारा विजन स्ट्रक रहता है कि नहीं इंडिया के लिए बहुत खराब है, लेकिन यहाँ पर ये जो आर्टिकल है ये विजन को थोड़ा ब्रॉड करता है कि कैसे यहाँ पर बेटर चीजें हो सकती है, क्या और सिनारियो चेंज हो सकता है। तो अब देखिए क्या होगा। दूसरे जो प्रॉब्लम यहाँ पर हो रही है वो है डोमेस्टिक पॉलिटिकल चेंजेस जो है चाइना में हो रहे हैं। देखिए क्या होता है कि चाइना का इतिहास रहा है, चाइना की हिस्ट्री रही है कि जब भी जैसे एवरग्रेड जैसे बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट चीजें हैं उसमें अगर कुछ फेलियर होता है, जहां इकोनॉमिकल रिपरकशन जो है वो अगर पूरे वर्ल्ड में हो, तो वहां पर चाइनीज गवर्नमेंट जो हमेशा चेंज हुई है। तो अभी अगर आप देखोगे अभी भी वही सिनारियो हमें देखने को मिल रहा है कि इतना भयानक यहाँ पर इकोनॉमिक जो है इम्पैक्ट हुआ है। तो अब यहाँ पर जो पॉलिटिकल चेंजेस है, डोमेस्टिक पॉलिटिकल चेंजेस है, ये भी काफी सिग्निफिकेंटली हो रहे हैं। आइडियोलॉजिकल रेगुलेटरी यहाँ पर असॉल्ट हो रहे हैं प्राइवेट हाईटेक कंपनीज पर, रियल एस्टेट कंपनीज पर, जो गवर्नमेंट है वो हथौड़े मार रही है। तीसरा अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस
ऑकोस अलायंस जो है वो हमें देखने को मिला है ना। तो इससे इंडिया को अब क्या बेनिफिट, इंडिया भले इंक्लूडेड ना हो लेकिन इंडिया को क्या बेनिफिट होगा। चौथा है यहाँ पर 4 नेशन, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएस क्वाड फिजिकल समिट जो है वो देखने को मिली है, जिसमें इंडिया जो है वो तो शामिल है ही। तो ये कुछ चेंजेस हमें देखने को मिले। अब ये जो चेंजेस है इंडिया को फेवर कैसे करते हैं ये अब देखिए। तो अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, इंडिया के लिए रिस्क भी है, अपॉर्चुनिटीज भी है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं अफगानिस्तान की, जो मैंने आपको बताया था कि अफगानिस्तान पर तालिबान ने पूरा कब्जा कर लिया है, तो अब इंडिया के लिए अगर आप देखोगे तो ये सेटबैक है क्या? बिल्कुल सेटबैक है। इंडिया के लिए बुरी चीज है क्या? बिल्कुल बुरी चीज है, क्योंकि इंडिया के जो रिलेशन थे अफगानिस्तान के साथ ये बहुत अच्छे थे। इंडिया का इन्वेस्टमेंट जो है अफगानिस्तान में ये बहुत ज्यादा था, है ना। तो शॉर्ट रन में अगर देखा जाए तो इंडिया के लिए एक सेटबैक है, क्योंकि इंडिया ने अपना प्रेजेंस क्रिएट किया था 2 डेकेड से। पॉलिटिकल कैपिटल बोलिए, इकोनॉमिक प्रेजेंस बोलिए, सब्सटेंशनली यहाँ पर क्या हुआ है, इरोड होता गया है। तालिबान अगर आप देखोगे तो प्रो पाकिस्तान एलिमेंट है, पाकिस्तान को वो फेवर करता है। तो अब ऐसे सिनारियों में लॉन्ग रन अगर देखा जाए तो लॉन्ग रन में कैसे इंडिया के लिए एक अपॉर्चुनिटी है। देखिए ये अजम्पशन है कि ऐसा हो सकता है। लॉन्ग रन में अगर देखा जाए तो तालिबान जो है क्या वो अपना एक्सट्रीमिस्ट एजेंडा छोड़ देगा? तालिबान जो है क्या वो बोलेगा नहीं नहीं हम अब बहुत सौम्य हो गए हैं, अब सभी देश जो है वो हमारे यहाँ पधार सकते हैं, हमारी संस्कृति को बढ़ा सकते हैं, हम यहाँ पर बहुत अच्छे से रहेंगे सभी को? ऐसा तो कुछ हो नहीं सकता है ना। तो क्या होता है, जब भी कोई एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप रूल करता है किसी देश पर, तो बाकी जो छोटे छोटे ग्रुप्स होते हैं देश में वो यहाँ पर उठाव कर देते हैं, वो यहाँ पर विद्रोह कर देते हैं। और वही चीज हमें तालिबान के अगेंस्ट में भी देखने को मिल सकती है। मतलब जो डोमेस्टिक इंटर एथनिक ग्रुप है, जो सेक्टरल कॉन्फ्लिक्ट है, वो यहाँ पर हमें देखने को मिल सकता है, जहां पर बाकी जो ग्रुप्स है वो तालिबान के अगेंस्ट में उठाव करेंगे। क्योंकि क्या होता है, जब आप किसी को दबाते हो तो वो उतनी ही तेजी से उठता है ना। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो जितना आप दबाओगे उतना ही तेजी से वो उठेगा। तो अब जितना तेजी से उठना है तो वो यहाँ पर क्या करेंगे, फिर कॉन्फ्लिक्ट जो है वो क्रिएट करेंगे, है ना। तो इसलिए क्या है, यहाँ पर जो तालिबान है उनकी ही अगेंस्ट में उन्हीं के कंट्री में जो ग्रुप्स है, जो सेक्ट्स है, वो यहाँ पर ऊपर उठ सकते हैं। दूसरा ये है, तालिबान जो है वो अपने जिहादी ग्रुप के साथ लिंक जो है वो तोड़ेगा नहीं, जो टेररिस्ट ग्रुप्स है उनके साथ लिंक तोड़ेगा नहीं। तो इससे क्या होगा, जो टेररिज्म है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, वो जितनी भी बड़ी बड़ी कंट्रीज है उनका सीधे तरीके से, क्योंकि आपको भी पता है कि किस तरीके से तालिबान जो है उनको बोलने नहीं दिया गया, है ना। मतलब क्या है कि जो बड़ी बड़ी गवर्नमेंट्स है, वो यूएसए बोलिए, ये सब, तो वो कंट्रीज इनको बिल्कुल भी देखना नहीं चाह रही है, या फिर उनके बारे में बात नहीं करना चाह रही, या फिर उनके बारे में वो हमेशा ये आ रहा है तो सीधा टेररिज्म जो उनके दिमाग में आ रहा है, खतरा जो है वो उनके दिमाग में आ रहा है। तो उसको रिस्ट्रेन करने के लिए, उसको दबाने के लिए जितनी कोशिश है उतना दूसरे कंट्रीज जो है वो करती रहेगी। तो ये इंडिया के लिए एक बहुत अच्छी बात है। दूसरा, इंडिया का जो रिस्पॉन्स है वो यहाँ पर कैसा रहना चाहिए। इंडिया का रिस्पॉन्स यहाँ पर इस तरीके से रहना चाहिए कि उसने अपना डिफेंस जो है उसको स्ट्रेंथन करना चाहिए क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के लिए। मतलब उसने जो ऑर्डिनरी लोग हैं उन पर ये नहीं करना है, उनसे दूरी नहीं बनाना है। अफगानिस्तान के जो लोग हैं उनके लिए सहानुभूति रखना है, शेल्टर जो है, रेफ्यूजीज जो आ रहे हैं उनको शेल्टर प्रोवाइड करना है, इंटरनेशनल एफर्ट्स को ज्वाइन करना है जिससे कि ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस हम प्रोवाइड कर सके। इससे क्या होगा, इंडिया की इमेज जो है वो डिप्लोमेटिकली बहुत स्ट्रांग जाएगी कि यार देखो इंडिया जो है बाजू में इस तरीके से हमला करने की कोशिश करते हैं इंडिया पर, लेकिन स्टिल इंडिया जो है बहुत अच्छी तरीके से वहां पर रिएक्ट कर रहा है, जो अफगानिस्तानी लोग हैं उनको यहाँ पर हेल्प कर रहा है। तो एक बहुत अच्छी इमेज जो है वो जाती है। तो ये इंडिया कर सकता है। दूसरा अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर चाइना में जो आइडियोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं, है ना, तो यहाँ पर अब इंडिया के लिए इकोनॉमिक फ्रंट पर, ये तो अफगानिस्तान का हमने देखा, जो डिप्लोमेटिक फ्रंट है, जो हम इंटरनेशनल ग्राउंड पर हमारी जो इमेज है उसको कैसे और ऊपर ला सकते हैं। चाइना के मामले में अगर देखा जाए, चाइना में जो प्राइवेट सेक्टर है उसको खतरा है, प्राइवेट सेक्टर के साथ चाइनीज गवर्नमेंट अच्छा नहीं कर रही है। तो ऐसे समय पर यहाँ पर इंडिया ने अगर अपना कार्ड अच्छे से प्ले कर लिया तो सिग्निफिकेंट कैपिटल और टेक्नोलॉजी फ्लो जो है वो जो यूएसए से, जापान से, यूरोप से जा रहा है चाइना की तरफ, वो अब कहां जाएगा, डाइवर्ट हम कर सकते हैं इंडिया की तरफ। समझ में आ गया? जो भी यहाँ पर यूएसए, जापान, यूरोप से जा रहा है पैसा चाइना की तरफ, जो टेक्नोलॉजी जा रही है चाइना की तरफ, वो सीधी आ जाएगी हमारी तरफ। तो यहाँ पर क्या होगा, इंडिया जो है वो इनका पार्टनर भी है ना। तो इस वजह से क्या होगा, इनको परेशानी भी नहीं होगी कि ठीक है चाइना की तरफ दे रहे हैं हम, यहाँ पर अगर हमारी कंपनीज इंडिया में जा रही है, इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग खोल रही है, तो इंडिया में जाने दो। तो ये एक बेटर चीज जो है इंडिया के लिए हो सकती है, बहुत अच्छी चीज हो सकती है इकोनॉमिक फ्रंट पर। दूसरा, इंडिया जो है उसने आरसीईपी को ज्वाइन करने का भी सोचना चाहिए, यहाँ पर कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि आरसीईपी जो है
वो यहाँ पर काफी अच्छी जो चीज है वो प्रोवाइड करती है। अब जो इंडिया को कॉम्प्लिकेशन है उसमें निगोशिएशन बहुत फास्ट हो सकते हैं, क्योंकि अब ऐसा हो रहा है कि जो चाइनीज गवर्नमेंट है वो यहाँ पर उस पे से सबका जो भरोसा है वो उठता जा रहा है, इसलिए बाकी कंट्रीज जो है वो दबाव बनाकर इंडिया की जो भी कंडीशंस थी उसको यहाँ पर मान सकते हैं। देन एयू के यूएस जो है उसने यहाँ पर क्वाड जो है उसने यहाँ पर क्या कर रहा है, वो अपनी डिफेंस जो है अगेंस्ट चाइना, यहाँ पर चाइना का जो पूरा दबदबा है उसको यहाँ पर निकालने की कोशिश कर रहा है, तो ये भी इंडिया के लिए काफी हेल्पफुल है। तो समझ में आ गया इंडिया के लिए कैसे लॉन्ग टर्म में जो चीजें हो रही है, जो डेवलपमेंट यहाँ पर हो रहा है इंडिया के फेवर में जा रहा है ना। तो ये चीज हमें देखने को मिलती है। तो अभी ये वाले इसमें अगर आपको कोई डाउट ना हो तो हम आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट हम यहाँ पर देख रहे हैं मेक हाइड्रोजन इन इंडिया। यहाँ पर हाइड्रोजन जो है इंडिया में बना ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है इस एडिटोरियल के तहत। तो यहाँ पर एडिटोरियल अब बात क्या कर रहा है, देखिए इन्वेस्टमेंट जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में वो यहाँ पर किया जाना चाहिए, जिससे कि ग्रीन हाइड्रोजन पोटेंशियल जो इंडिया में है, अब ग्रीन हाइड्रोजन क्या है वो देखते हैं। ग्रीन हाइड्रोजन पोटेंशियल जो इंडिया में है उसको हम ले सके, उसको हम खींच सके, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं हाइड्रोजन की, तो देखिए हाइड्रोजन पर आपको प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है कि हाइड्रोजन के बारे में कुछ स्टेटमेंट दे दिए गए और कौन सा सही स्टेटमेंट है वो बताओ। हाइड्रोजन अगर आप देखोगे तो लाइटेस्ट एंड फर्स्ट एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल पर, ठीक है। दूसरा है वेट जो हाइड्रोजन का वो एयर से भी कम है, इसीलिए वो एटमॉस्फेयर में राइज होता है, ऊपर जाता है। तो आप में से मुझे एक चीज बताओ कि हम जो कौन से बलून में कौन सी एयर भरते हैं जो बलून ऊपर जाता है, प्रीति बताओ। सर हाइड्रोजन और हीलियम का कुछ, हाइड्रोजन तो रहता है सर, पर हीलियम का भी कुछ दो गैस भरते हैं क्या हम? दो गैस भरते हैं नहीं क्या? सर, हम हाइड्रोजन ही भरते हैं, लेकिन हीलियम का भी कुछ है सर उसका। अच्छा सर जहाँ तक मेरा ख्याल है हाइड्रोजन ही भरते हैं सर। अच्छा बाकी म्यूट कर दो सब, प्रद्युमन म्यूट कर दो, आपको पता चलेगा कौन सी एयर भरते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको फिर से क्वेश्चन पूछूंगा थोड़े टाइम में। तो यहाँ पर ये जो है वेट जो है इसलिए वो एटमॉस्फेयर में राइज होता है, तो अगर हम बलून में इसको भरते भी है तो बलून जो है वो कहाँ जाएगा, ऊपर ही जाएगा, ठीक है। ये अपने प्योर फॉर्म में रेयरली मिलता है, मतलब H2 जो उसमें रेयरली हमें देखने को मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पर स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर के हिसाब से देखें तो हाइड्रोजन जो है वो नॉन टॉक्सिक है, नॉन मेटालिक है, ओडरलेस है, कोई भी स्मेल नहीं आती है, कोई भी टेस्ट नहीं आती है, कोई कलर हमें देखने को नहीं मिलता है, हाईली कंबस्टिबल डायटोमिक गैस है, ठीक है। तो अब मुझे फिर से मैं पूछ रहा हूं, बताइए कौन सी एयर भरी जाती है? आपने कभी वो बलून लिए नहीं, या फिर किसी के से सुना नहीं आपने ये जो बलून है वो ये है वो है होती है यार, हेलियम बलून बोलते हैं, हेलियम के बलून है। मैं तो ये पूछने वाला था कि आप लोग हेलियम बोलोगे, ये तो मुझे कंफर्म पता था कि आप हेलियम के ही बलून बोलोगे। मैं तो आपको क्वेश्चन ये नहीं पूछने वाला था, मैं आपको क्वेश्चन ये पूछने वाला था कि जब हाइड्रोजन जो है वो भी जब लाइट वेट है तो हाइड्रोजन क्यों नहीं भरते हैं, मैं आपको ये पूछने वाला था, ठीक है। तो अभी आपने पहले ही जो है वो जवाब नहीं दिया, तो अभी आपको 11 बजे के इसमें ये भी बताना है कि फिर हाइड्रोजन क्यों नहीं भरते हैं, ठीक है। बहुत ही आसान है, क्योंकि आपको ये जो आपके सामने नजर आ रहा है, अभी ये जो स्लाइड आपके सामने नजर आ रही है इसी में उसका जवाब है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पर फ्यूल है ऑफ जीरो इमिशन फ्यूल बर्न्ड विथ ऑक्सीजन। ये फ्यूल सेल में इस्तेमाल किया जाता है, इंटरनल कंबशन इंजन जो है उसमें भी यहाँ पर इसका इस्तेमाल होता है। अब यहाँ पर हम आते हैं जो टाइप ऑफ हाइड्रोजन, अलग अलग टाइप होते हैं। पहला हमें ग्रे हाइड्रोजन देखने को मिलता है जो इंडिया में बल्क प्रोडक्शन में होता है, ठीक है। ये हाइड्रोकार्बन से एक्सट्रैक्ट होता है, फॉसिल फ्यूल हो गए, नेचुरल गैस हो गए। इसका बाय प्रोडक्ट, देखिए बाय प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों के, इससे हमें पता चलता है क्यों हमें ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ जाना है। बाय प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 है, ठीक है। CO2 इज हार्मफुल, है ना। CO2 अगर ज्यादा रिलीज होता है तो हार्मफुल है हमारे एनवायरमेंट के लिए। देन उसके बाद ब्लू हाइड्रोजन आता है। ब्लू हाइड्रोजन अगर आप देखोगे तो फॉसिल फ्यूल सोर्स्ड है। बाय प्रोडक्ट इसमें अगेन हमें जो हार्मफुल चीज है वो देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पर बाय प्रोडक्ट अगर आप देखोगे तो उसको कैप्चर्ड और स्टोर्ड किया जाता है ब्लू हाइड्रोजन के, इस वजह से क्या है वो यहाँ पर ग्रे हाइड्रोजन से थोड़ा बेटर है। देन नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो ग्रीन हाइड्रोजन हमें देखने को मिलता है जो रिन्यूएबल एनर्जी से जनरेट होता है, जैसे सोलर हो गया, विंड हो गया, इससे ग्रीन हाइड्रोजन जो है उसको जनरेट किया जाता है। इलेक्ट्रिसिटी जो है वो स्प्लिट करती है वाटर इनटू हाइड्रोजन ऑक्सीजन। बाय प्रोडक्ट इसका वाटर एंड वाटर वेपर है।
तो अब यहाँ पर वाटर जब बाय प्रोडक्ट निकल रहा है तो मतलब ये सबसे अच्छा है ना, तो इसलिए ग्रीन हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पर सबसे अच्छा माना जाता है। तो अब रिक्वायरमेंट जो है हमें शिफ्ट करने की, भाई शिफ्ट करना चाहिए। देखिए क्या है कि हमें पेरिस एग्रीमेंट पता है, पेरिस टारगेट पता है कि हमें यहाँ पर इमिशन जो है उसको कम करना है, जो टेम्परेचर राइज हो रहा है उसको यहाँ पर लिमिट करना है ना। लेकिन ये लिमिट कैसा होगा, जब तक हम नई टेक्नोलॉजीज को नहीं अपनाएंगे तब तक हम यहाँ पर जो चीजें उसको बेहतर कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे जो हमारे सेक्टर्स है जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि इंडस्ट्रियल सेक्टर हो गया, बिल्डिंग हो गई, एविएशन हो गया, शिपिंग हो गया, इनमें हम बेटर परफॉर्मेंस नहीं कर सकते। इनको हम एक तो रोक भी नहीं सकते हैं कि हम इमिशन इससे कम कर दें, इनको रोका भी नहीं जा सकता है, और अगर हम इनको रोक नहीं रहे हैं तो इमिशन होता रहेगा, मतलब हमारा टारगेट अचीव नहीं हो पाएगा। तो अब क्या करें, ये सेक्टर्स के लिए हमें ग्रीन हाइड्रोजन जो है उसको अपनाना पड़ेगा। मतलब क्या है, हम इसको कंटिन्यू भी रखेंगे एंड उसी के साथ साथ जो इमिशन है वो भी कम हो जाएगा। अब यहाँ पर हाइड्रोजन जो है फॉसिल फ्यूल से वो $1 to $2 पर केजी देखने को मिलता है। ग्रीन हाइड्रोजन अगर हम देखते हैं तो 4 to 6 पर केजी है। मतलब यहाँ पर ग्रीन हाइड्रोजन जो है वो ज्यादा महंगा है, लेकिन ऐसा बोला जा रहा है कि जो प्राइजेस है वो कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे, कम हो जाएंगे बाय 2030। टेरी जो है उसने यहाँ पर एस्टिमेट किया है डिमांड जो है ग्रीन हाइड्रोजन की वो भी यहाँ पर काफी ज्यादा जाने वाली है, मतलब 2050 तक काफी ज्यादा बढ़ जाएगी ग्रीन हाइड्रोजन की डिमांड। अब देखिए यहाँ पर डिफिकल्टीज जो है वो किस तरीके से आ रही है। ठीक है, डिफिकल्टीज अगर हम बात करें तो हमें ये देखने को मिलता है सबसे पहले तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी टू हाइड्रोजन यहाँ पर कन्वर्ट करने के बाद उसको स्टोर करना, उसको शिपिंग करना, फिर से इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करना, है ना। तो इसमें ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है उसकी रिक्वायरमेंट होती है, जो काफी प्रेशर जो है हमारे रिन्यूएबल एनर्जी या फिर हमारे जो लैंड है उसमें प्रेशर क्रिएट करता है। सेकंड अगर हम देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन जो हाइड्रोजन का काफी डिफिकल्ट हो जाता है। एक तो वो जल्दी से ज्वलंत पदार्थ भी है, उसी के साथ साथ हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर जो ह्यूज कंटेनर है उसकी रिक्वायरमेंट रहती है ना। और उसी के साथ यहाँ पर हाइड्रोजन को लिक्विड में कन्वर्ट करना, देन उसके बाद उसको अगर कन्वर्ट भी करना है तो यहाँ पर उसको कूल करना पड़ता है -253 डिग्री सेल्सियस पर, जो काफी एक बड़ा टास्क है। और फिर से उसको कन्वर्ट करना, इसके लिए भी बहुत बड़ी एनर्जी जो है वो लग जाती है। देन उसके बाद अगर हम तीसरी चीज देखते हैं, हाइड्रोजन जो है वेरियस सेक्टर में इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन लिमिटेशंस भी है ना। मतलब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो स्टील, अमोनिया, रिफाइनरीज, ये जो है ट्रांसपोर्ट और पावर ये रिस्ट्रिक्टेड है, क्योंकि क्या है कि इसको बैटरी से कंपीट करना है। जो इजी चीज है लोग वही यूज करेंगे, कितना भी हम बोले कि नहीं एनवायरमेंट के लिए अच्छा है, एनवायरमेंट के लिए अच्छा है, लेकिन भाई जो उनको अच्छा लगता है वही यूज करेंगे ना, क्योंकि वो तो यहाँ पर बेसिकली प्रॉफिट कमाने के लिए है। तो वो तो जो उनके लिए इजी है, जो उनके लिए सस्ता है, जो इसमें उसको ज्यादा मेहनत नहीं करनी है वो करेंगे। ये इतनी ज्यादा एनर्जी पहले कन्वर्ट करो, फिर और उसको इतना स्टोर करो, फिर और ट्रांसपोर्ट करो, और फिर ऑयल, इतना क्यों करेंगे। लेकिन उसी के साथ साथ अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये लॉन्ग डिस्टेंस अगर हम देखते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन, हेवी ड्यूटी, है ना, इसमें भी हाइड्रोजन जो है उसका इस्तेमाल हो सकता है, क्योंकि बैटरीज अगर आप देखोगे लो एनर्जी टू वेट रेशियो इसका रहता है और लॉन्ग टाइम लेती है चार्ज होने के लिए, एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन अगर हम देखें तो वो थोड़ा बेनिफिशियल है। फाइनली जो प्रॉब्लम आता है वो ये है कि सभी कंट्रीज जो है इकोनॉमिकली वायबल नहीं है कि ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर सके। जैसा हमने देखा कि बहुत मुश्किल है ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करना, उसको स्टोर करना, ट्रांसपोर्ट करना, है ना। इंडिया अगर हम देखते हैं तो इंडिया आइडियली प्लेस्ड है कि वो ग्रीन हाइड्रोजन डोमेस्टिकली प्रोड्यूस कर सकता है। अब यहाँ पर इंडिया के हम फायदे निकालते हैं। कंक्लूजन में हम क्या बोल सकते हैं कि भाई इंडिया जो उसको एडवांटेज है कि वो चीप इलेक्ट्रिसिटी जो है रिन्यूएबल सोर्सेज से बना सकता है, इसके पास पोटेंशियली कि हाइड्रोजन को एक्सपोर्ट कर सकता है। हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन को एक्सपोर्ट करेंगे, मतलब एक्सपोर्ट जो है वो हमारा बढ़ाएंगे, जिससे क्या होगा हमारी इकोनॉमी जो उसको बूस्ट मिलेगा, है ना। यहाँ पर हमें करना क्या है, इसके लिए ह्यूज इन्वेस्टमेंट और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। उसी के साथ साथ जो ग्रीन हाइड्रोजन प्राइवेट सेक्टर बना रहा है, जो मूव हो रहा है उसकी तरफ, उनको इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा, जिससे हम बढ़ावा दें कि नहीं भाई तुम जाओ, जिससे हम यहाँ पर क्या करें, ग्रीन हाइड्रोजन जो उसको बना सके। क्लियर है। तो अभी मुझे बताइए अगर आपको कोई डाउट है तो, हमने ये वाला जो है वो ये कर लिया है।